हेलो एवरीवन। तो आज इकोनॉमी के टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जो अभी पिछले टर्न पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा व बैंकिंग। और मुद्रा व बैंकिंग में हमने पिछले क्लास में, यानी जो उसका पार्ट 1 हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की गई थी, आरबीआई में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बात की गई थी, और फिर आरबीआई के फंक्शंस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ओके, अब उसके बाद आरबीआई जो है वो बैंकों को कंट्रोल करने के लिए या बैंकिंग पॉलिसी के रूप में जो है, जो आरबीआई डिफरेंट टाइप्स के रेट और रेशियो निर्धारित करता है, उसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत की थी। और जिसमें मैंने आपको सबसे पहले सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बताया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। मैं ब्रीफली यहीं पर, क्योंकि एंड हुआ था, तो इसके बारे में फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि कैश रिजर्व रेशियो वो निश्चित अनुपात है जो आरबीआई अन्य बैंकों के लिए निर्धारित करता है कि अदर बैंक्स जो है, वो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ठीक है, या एसबीआई हो, कोई भी बैंक है, वो निश्चित अनुपात जो ये आरबीआई के पास आरक्षित रखता है, रिजर्व रखता है, ये वो रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो। तो आप इसी से लगा सकते हो, ये वो रेशियो है जो रिजर्व रखता है किसके रूप में? कैश के रूप में, नगद के रूप में, नगद आरक्षित अनुपात। और जो हमने आपको बताया था कि इस रूप में यहां पर वो निर्धारित होता है। ठीक है, अब यहां उसका जो डिटेल था, परसेंटेज था, वो भी मैंने आपको बताया था, 3% की बात की थी। ठीक है, और ये सीआरआर अगर बढ़े तो क्या होगा, और सीआरआर अगर कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो उसमें दो चीजों का आपने इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना है जो मुद्रा से रिलेटेड है। एक तो मुद्रा की तरलता या प्रवाह, और दूसरा मुद्रा का मूल्य। इन दोनों का रिलेशन भी मैंने आपको बताया था कि सीधे जो है, अगर मुद्रा की तरलता बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर तरलता या प्रवाह कम होगा तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सभी प्रकार के जो रेशियो और रेट हैं उसमें ये आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को मैंने वहां बताया भी था, और आप इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का प्रोपोर्शनल जो रिलेशन है उसको आप जरूर ध्यान रखें कि मुद्रा के मूल्य में, और इसमें जो रिलेशन है वो ये है कि मुद्रा की तरलता या प्रवाह, लिक्विडिटी ऑफ करेंसी या फ्लो ऑफ करेंसी अगर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो वैल्यू क्या होगा? अब रिलेशन आप देख लीजिए। ठीक है, तो वैल्यू कम हो जाएगा। अगर मुद्रा की तरलता और प्रवाह कम होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, इस रिलेशन को आप हमेशा अपने साथ जोड़ लीजिए कि हाँ, ये किसी भी रेट के माम, बैंक रेट हो या फिर रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, किसी भी समय अगर उनके बढ़ने या घटने से पहली बात किसकी की जाएगी? इसकी, और दूसरी बात किसकी की जाएगी? इसकी। ठीक है, तो अगर ये पहले कहा, ये नहीं कहा जाएगा मुद्रा का मूल्य बढ़ गया क्योंकि प्रवाह बढ़ गया इसलिए मुद्रा का मूल्य कम हो गया। और ये मैंने आपको एक बहुत आसान सा उदाहरण देकर समझाया था कि आपकी पॉकेट में अगर 1000 रुपए हैं, वो वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, फिर से उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल आप उसी से अनुमान लगा लीजिए कि ये जो वृद्धि होती है या कमी, ये सिंबॉलिक होती है। ठीक है, ये सिंबॉलिक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना काल में, कोरोना काल है ये, अगर जो है ये बात की जाएगी कभी भविष्य में, तो ये इतिहास में याद किया जाएगा कि 2020 एक ऐसा वर्ष था जिसमें कोरोना काल आया था, कोरोना महाकाल, कोरोना काल आया था, क्योंकि विश्व प्रभावित हुआ है, इस बीमारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, तो ये कोरोना काल है। तो कोरोना काल में
बहुत सी चीजें जो है वो परिवर्तित होती नजर आ रही है, बहुत सी चीजों में बदलाव है। आप देखिए कि आज जो है हम आप कभी भी ये नहीं सोचते थे कि इतने दिनों तक, इतने महीनों तक आपको जो है वो इस क्लास सिस्टम से दूर होना होगा, आपको ऑनलाइन लेक्चर के द्वारा अपने को कंपटीशन से जोड़े रखना होगा। ये जो है कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, कितना बड़ा कभी कोई गैप होगा, तो सामना करना पड़ा। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें तो रुपए की वैल्यू के बारे में, रुपए की वैल्यू के बारे में कभी भी किसी ने इस तरह से नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि हर वर्ग, चाहे वो उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, वो रुपए का परिचालन कर रहा था। वो रुपए का जो फ्लो है वो उसका चल रहा था, फ्लो रुका नहीं था। अगर कभी भी कोई ऐसा समय आया था तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रुक गया तो उसको उसकी वैल्यू समझ में आई। लेकिन इतने बड़े समय अंतराल के लिए 4-4 महीने रुपए की जो फ्लो है, जो उसका कहते हैं कि प्रवाह है, वो एकाएक रुक जाए, जिंदगी में जैसे पॉज लग जाए, स्टॉप नहीं हुआ, एकदम एकाएक रुक गया है। ठीक है, ऐसे में रुपए की वैल्यू आज आप देखिए, रुपया वही है, 100 रुपए 100 रुपए ही है, 500 500 ही है, 1000 1000 ही है। आज रुपए की वैल्यू जो है वो आपके सामने बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, सांकेतिक है, क्योंकि कम है, फ्लो कम है, तो वैल्यू क्या हो गई? बढ़ी हुई प्रतीत हुई। आज आप कितने भी पैसे वाले हों, उनसे आप पैसा मांग के देखो, कितना भी किसी के पास पैसा हो, आज वो पैसा देने में सक्षम नहीं हो पाएगा, आज वो पैसा देने में डरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू आज क्या हो गई? उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसको लग रहा है कि भविष्य की सुरक्षा इसके आधार पर है, तो इस कारण से उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। नहीं, जब वो फ्लुएंसी थी, जब वो लिक्विडिटी थी मार्केट में, तो उसका वैल्यू क्या था? कम था। तो इसीलिए हमेशा प्रवाह और मूल्य एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, प्रवाह जब भी बढ़ेगा, जब मार्केट, अब ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहेगा, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। धीरे धीरे कोरोना जो है, वो कहते नहीं, बहुत दिनों पहले किसी लीडर ने बोला था कि कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, जैसे फ्लू है, ठीक है, जैसे डेंगू है, टाइफाइड है, तमाम इतनी खतरनाक HIV और ऐसी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस जैसी डेंजरस बीमारी है, तो जीवन का हिस्सा बन गए हैं सब। तो उसी तरह से ये भी एक जीवन का हिस्सा बन जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि चारों तरफ जब हर्ड कम्युनिटी जैसी स्टेज आएगी, तो फिर ये भी एक जीवन का हिस्सा बन जाएगा, ये भी एक सामान्य बीमारी के रूप में हो जाएगा। आज जरूर वो जानलेवा, खतरनाक, ये वो माना जा रहा है, तमाम उसका जो है उसका फियर बिजनेस बनाया जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि कब तक? 1 महीने, 2 महीने, 4, अब से जोड़े हैं अगर तो 4 महीने तो ऑलरेडी हो चुके, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे सब कुछ आप देखिए, लॉक से अनलॉक में आए, गतिविधियां शुरू हुई, केसेस बढ़ रहे हैं तो रेशियो में बढ़ रहे हैं। आप देख 5 लाख के रेशियो में जाइए ना, पहले 5000 के रेशियो में केस बढ़ा था, अभी किस में बढ़ रहा है? 5 लाख के रेशियो में बढ़ रहा है। तो वो बढ़ना है, वो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो जब सब कुछ सामान्य होगा तो प्रवाह क्या होगा? बढ़ेगा ना। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होते ही प्रवाह बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, देन वैल्यू फिर से क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ठीक, अब जब भी मार्केट में प्रवाह कम होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सिर्फ सांकेतिक है। ठीक है, तो अब हम लोग SLR पे बात करते हैं। CRR डिस्कस कर चुके हैं। कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको 5 प्रकार के रेट या रेशियो के बारे में बताया था, और अगला रेशियो है SLR, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या सांविधिक तरलता अनुपात क्या है, अब इस पर आते हैं। और आरबीआई आप जानते हो बैंकों का बैंक है और सब कुछ यही डिसाइड करता है, तो फिर से उसी रूप में आते हैं। आईसीआईसीआई एक प्राइवेट बैंक भी ले लेते हैं। तो देखिए एसएलआर वो निश्चित अनुपात है, ध्यान से सुनना, एसएलआर आरबीआई द्वारा निश्चित वो अनुपात है, वो रेशियो है, ये रेशियो है जो अन्य बैंक, अदर बैंक्स तरल रूप में लिक्विफाई, तरल रूप में अपने पास आरक्षित रखते हैं, अपने पास रिजर्व रखते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि इनके पास 10,000 करोड़ रुपए है, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए है। अब आरबीआई ने बोला आप बैंकों का एसएलआर जो है वो 18% है, ठीक, 18% सपोज दैट। तो अब इनको 10,000 करोड़ का 18% हमेशा लिक्विड रूप में, लिक्विड करेंसी यानी कैश या गोल्ड, गोल्ड को भी परमिशन दी गई है, तो कैश या गोल्ड के रूप में इनको अपने पास रिजर्व रखना होगा। हमेशा अपने पास 18% जो है वो लिक्विड करेंसी रिजर्व रखनी होगी, आरक्षित रखनी होगी। ओके, आपने इससे पहले देखा था कि सीआरआर 3% है, जो किसके पास रिजर्व रखना होता है इनको, आरबीआई के पास। तो 3% सीआरआर वो निश्चित अनुपात था जो आरबीआई के पास रिजर्व रहता है, और 18% जो है वो निश्चित अनुपात है एसएलआर के रूप में जो बैंक के पास रिजर्व होगा, बैंक के पास आरक्षित रहेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार बता रहा हूं कि एसएलआर क्या है, आरबीआई द्वारा निश्चित वो अनुपात, वो रेशियो जो तरल रूप में लिक्विफाई यानी कैश या गोल्ड के रूप में बैंकों को आरक्षित रखना होता है। मतलब उस पैसे को 18% को वो किसी भी मार्केट में नहीं दे सकते, लोन के रूप में या किसी भी रूप में वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो उनको हमेशा एज अ इमरजेंसी फंड अपने पास रिजर्व रखना होगा। कई बार आपने देखा होगा विदेशों में ये बैंक दिवालिया हो गया, वो बैंक दिवालिया हो गया, ठीक है, तो दिवालिया क्यों हो गया, क्योंकि उसके पास 1 रुपए नहीं बचे। भारत में ऐसी स्थिति की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि बैंकों को यह बोला ही नहीं जाता कि आप सब पैसा बांट दो, आपको इतना यहां रिजर्व रखना, इतना यहां रिजर्व रखना, और ये मैक्सिमम 25% तक हो सकता है। जैसे मैंने बोला था 3 से 15% ये हो सकता है सीआरआर, और ये 25% जो है वो हो सकता है मैक्सिमम, जो यहां पर रिजर्व करने की बात की जाती है। ठीक है, अब इसके घटने और बढ़ने के प्रभाव की बात हम अभी कर रहे हैं। सबसे पहले अब आप देखिए, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि एसएलआर एक सामान्य व्यक्ति के लिए कैसे हो सकता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर रूम लेकर यहाँ पर आप तैयारी करते हो, बहुत से बच्चे इलाहाबाद में, दिल्ली में रूम लेकर तैयारी करते हैं। अब मान लो सपोज दैट एक बच्चा जो रूम लेकर तैयारी कर रहा है उसका 5,000 रुपये पर मंथ का बजट आता है घर से, और 5,000 रुपये पर मंथ का बजट उसको घर से भेजा जा रहा है, और उसको ये साथ साथ मैसेज कर दिया गया कि 10% एसएलआर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% एसएलआर का मतलब हुआ कि अब ये स्टूडेंट, मान लो ए नाम का जो स्टूडेंट है, ये 4,500 रुपये खर्च कर सकता है। 500 रुपए जो 10% है, 500 रुपए वो हमेशा इसको क्या करना पड़ेगा, आरक्षित रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। मतलब इसको खर्च नहीं कर सकता, ये हमेशा इसके पास आरक्षित रहेगा। ठीक है, केवल
जो है वो 90% ही ये खर्च कर सकता है, 10% अब पैसा है इसके पास लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकता, उसका फ्लो मार्केट में नहीं हो सकता। उसी तरह से बैंक के पास ये 18% पैसा है, लिक्विड करेंसी है, लेकिन वो उसको मार्केट में खर्च नहीं कर सकते हैं, वो लिक्विडिटी रेशियो है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसएलआर की दर अगर बढ़ जाए तो क्या होगा या कम हो जाए तो क्या होगा। मैंने कल आपको या पिछले लेक्चर में आपको मैंने सीआरआर की दर बढ़ने का बताया था कि बढ़ने पर क्या होगा, और मैंने कहा था कि इसका जस्ट अपोजिट कम होने पर होगा। अब यहां क्या करते हैं, यहां एसएलआर की दर को कम करके देख लेते हैं, क्योंकि कम होने पे क्या होगा अगर आप जान जाओगे, तो बढ़ने पर क्या होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो एसएलआर की दर अगर बढ़ जाए, कम हो जाए, 18% से ये 17% हो जाए, सपोज दैट 1% कम हो गई, इसका मतलब अब बैंक का जो रिजर्व कैश क्रेडिट है वो कम हो गया, और अनरिजर्व कैश, दो प्रकार के क्रेडिट हो गए ना बैंक के पास। एक वो जो एसएलआर के अंतर्गत है वो क्या हो गया, रिजर्व कैश क्रेडिट। जो एसएलआर से फ्री है वो अनरिजर्व है, अनारक्षित है। तो अगर ये 17% हो गया तो इसका मतलब 17, अब 1% किधर चला गया, अनरिजर्व। ठीक है, तो अनरिजर्व कैश क्रेडिट बैंक का बढ़ जाएगा, जिससे बैंक के पास 1% और पैसा आ गया मार्केट में रिलीज करने के लिए। ठीक, तो बैंक वो रुपए का, मुद्रा का प्रवाह कहां करेगा, मार्केट में करेगा। मार्केट में मुद्रा का प्रवाह बढ़ गया तो मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो एसएलआर कम होने से पहला प्रभाव क्या होगा, बैंक का अनरिजर्व्ड कैश क्रेडिट, अनारक्षित नगद साख, अनरिजर्व कैश क्रेडिट बढ़ जाएगा। रिजर्व कैश क्रेडिट तो कम हो गया, ठीक है, अनरिजर्व कैश क्रेडिट बढ़ जाएगा। मुद्रा का प्रवाह या मुद्रा की तरलता बढ़ जाएगा, मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा या मुद्रा की तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, लिक्विड मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, करेंसी वैल्यू कम हो जाएगी, करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब वो प्रवाह बढ़ गया तो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट होगा। अगर एसएलआर की दर 18 से 19% हो जाए, बढ़ जाए, एसएलआर बढ़ने पर यहां क्या होगा, ये 19 हो गया तो 1% इधर से इधर आ गया, यानी अनरिजर्व कैश क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अनरिजर्व कैश क्रेडिट वो है जो लोन के रूप में वो बांटता है बैंक। ठीक है, तो बैंक का अनरिजर्व कैश क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, अगर एसएलआर की दर, और यहां मैं बार बार बच्चों एक बात बताऊंगा, रटना नहीं है, समझना है। क्यों कम होगा, क्यों बढ़ेगा, आपको समझना है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए कि एसएलआर अगर 18 से 19% हो गया यानी बढ़ गया, तो बैंक को ज्यादा पैसा 1% रिजर्व रखना पड़ेगा, वो किसी को दे नहीं सकता। यानी अनारक्षित जो दे सकता है वो वाला पैसा उसका कम हो गया, 1% कम हो गया। मार्केट में करेंसी फ्लो, लोन वगैरह कम कर देगा वो, और फिर करेंसी फ्लो कम हो जाएगा तो करेंसी का वैल्यू कम की जगह अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आशा है
कि आपको CRR और SLR ये दोनों समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बैंक रेट। अगला पॉइंट है बैंक रेट। बैंक रेट, अब देखिए अभी तक रेशियो आया था, अब रेट आया। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, ये तीनों एक प्रकार की ब्याज दर है। जबकि CRR और SLR क्या था? रेशियो। तो बैंक रेट क्या है? RBI द्वारा निश्चित वो ब्याज दर, वो इंटरेस्ट रेट जिस रेट पर RBI अन्य बैंकों को लोन देता है। क्योंकि RBI बैंकों का बैंक है। अगर किसी भी बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो, ठीक है, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर RBI अन्य बैंकों को लोन देता है, लोन प्रोवाइड करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक, तो अब एक प्रकार से अगर हम पूछे एक शब्द में क्या है बैंक रेट? RBI द्वारा निर्धारित इंटरेस्ट रेट है, जो किससे संबंधित है? बैंकों से। हमें इस पर लोन नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? बैंकों को मिलेगा। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी बात कि इस रेट के तहत आप देखेंगे कि अभी हम बात करेंगे रेपो रेट की, तो उसमें भी यही कहा जाएगा कि RBI द्वारा निर्धारित वो इंटरेस्ट रेट जिस पर RBI अन्य बैंकों को लोन देता है। ठीक है, तो अब रेपो रेट में भी लोन दे रहा है और बैंक रेट में भी लोन दे रहा है, दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले इसके बारे में अगर हम बताएं तो इसके तहत जो लोन मिलता है बैंकों को, वो लॉन्ग टर्म लोन मिलता है विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी गारंटी और सिक्योरिटी। ठीक है, बिना किसी प्रतिभूति के, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन प्राप्त होता है। आप सब जानते हो कि आपको अगर हमें लोन की जरूरत है तो बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं मिलता। बट बैंकों के साथ यहां पर जब रिलेशन की बात करते हैं बैंक रेट के तहत, इसका मतलब यहां पर लोन बैंक के क्रेडिट के बेस पर मिलता होगा। ऐसा नहीं कि बैंक ने बोला और उसको लोन मिल गया, कुछ तो क्रेडिट तो होती होगी ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंक क्रेडिट ये लोन मिलता है, नॉट सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहां पर अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा ने RBI से 500 करोड़ का लोन मांगा। जरूरी नहीं कि RBI बैंक रेट के तहत उसको 500 करोड़ का लोन दे दे। हो सकता है उससे बोले कि आपको मैं 300 करोड़ का लोन हम दे रहे हैं, 200 करोड़ रुपए अगर आपको चाहिए तो आप रेपो रेट के तहत मांगिए। अब रेपो रेट में क्या है अभी हम बात करेंगे उसकी, क्यों बोलेगा 200 करोड़ रुपए, उस प्रोसेस में आइए। ठीक है, तो एक बार फिर से आसान शब्दों में अगर हम बात करें व्हाट इज बैंक रेट, तो RBI द्वारा निर्धारित वो ब्याज दर, वो इंटरेस्ट रेट जिस दर पर RBI अन्य बैंकों को विदाउट एनी सिक्योरिटी, बिना किसी प्रतिभूति के लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करता है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, जिनकी वापसी 35 वर्षों तक की जा सकती है। लॉन्ग टर्म ऋण या लोन प्रदान करता है जिनकी वापसी 35 वर्षों तक हो सकती है। ठीक, अब बैंक रेट में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, कमी हो जाए तो क्या होगा? हमने अभी इससे पहले कमी की बात की थी, यहां पे वृद्धि की बात करते हैं। ठीक है, बैंक रेट सपोज दैट 4% है। अब RBI से BOB ने 4% पर लोन दिया, ये मार्केट में 8% पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। सपोज दैट, ये मान के चल रहे हैं, अब 9 पे कर रहा है, 10 पे कर रहा है, वो बात की बात है। यहां से इसने लोन लिया 4% पे मार्केट में, अब क्योंकि उसका अपना सर्कुलेशन का खर्चा है, वो 8% पर मार्केट को लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अगर ये 4 से 5% हो जाए तो क्या होगा? बैंक द्वारा प्रदान किया गया लोन महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि ये 8 से क्या हो जाएगा? 9%।
बैंक द्वारा प्रदान किया गया लोन महंगा हो जाएगा। अब जो मार्केट में जिन लोगों ने लोन लिया होगा उनका लोन महंगा पड़ेगा, वो लोन पैसा वापस करेंगे और नया कोई भी कर्जदार अब बैंक में जो है, कोई भी कर्ज लेने वाला बैंक में नहीं जाएगा, कहेगा भाई अभी लोन महंगा है, अभी हम कर्ज नहीं लेंगे। तो मार्केट में करेंसी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक, तो पहला प्रभाव क्या हुआ, बैंक रेट बढ़ने पर बैंक की ब्याज दर अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, अर्थात ऋण महंगा हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, अब ये मार्केट में करेंसी कम हो जाएगी, लोग नहीं लेंगे, बाजार में मुद्रा की तरलता, प्रवाह तरलता कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा प्रभाव क्या होगा, मुद्रा का मूल्य ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, करेंसी वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक, आप तो ये आपके सामने बैंक रेट की बात आई। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बैंक रेट जो है वो मान लो इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाए, बैंक रेट अगर कम हो जाए तो क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर ये 4% से 3% हो जाएगा तो बैंक लोन को 9 से क्या कर दे, 8 था पहले, 7%, बैंक ब्याज दर घटा देगा, अर्थात लोन सस्ता हो जाएगा। बाजार में लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेना चाहेंगे, जो लोन लिए हुए हैं वो कहेंगे अभी कोई टेंशन नहीं है वापस करने की, क्योंकि कम हो गया इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ऐसे में भाई ब्याज दर अधिक की जगह क्या हो गई, कम, ऋण महंगे की जगह क्या हो गया, सस्ता हो गया। बाजार में मुद्रा की तरलता कम की जगह क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। जब अधिक होगी तो कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट भी एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट है, और रेपो रेट के विषय में अगर हम बात करें तो रेपो रेट एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट ये भी है या ब्याज दर है, बैंक दर की तरह, बस अंतर क्या है अभी आते हैं। रेपो रेट आरबीआई द्वारा निश्चित वो इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर है जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को लोन प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है, लेकिन 2 आधारों पर। पहला विद सिक्योरिटी, दूसरा शॉर्ट टर्म लोन, 90 दिनों से 15 वर्षों के बीच का जो लोन है शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करता है। ठीक है, तो अब आप देखिए रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पर आरबीआई अन्य बैंकों को लोन प्रदान करता है विद सिक्योरिटी। आपको 500 करोड़ का लोन चाहिए तो 500 करोड़ के लोन के एवज में 500 करोड़ की सिक्योरिटी जमा करनी होगी, पेपर फॉर्मेलिटी करनी होगी, जैसे आम पब्लिक करती है। एसेट्स या सिक्योरिटी आपको यहां पर जमा करनी होगी। ठीक है, और उसी रेशियो में आपको लोन मिलेगा। और दूसरी बात शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बैंक क्या चाहेंगे, वो बैंक रेट के द्वारा लोन लें, लेकिन फिर भी उनकी क्रेडिट वहां पर है तभी मिलेगा ना, नहीं तो आपको बोला जाएगा जो आपके पास प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है, उसके बेसिस पर आपको रेपो रेट के तहत लोन मिलेगा। ठीक है, अब अगर रेपो रेट सपोज दैट अधिक हो जाए तो क्या होगा, सेम बैंक रेट वाला प्रभाव है। आप देखिए, अगर मान लो रेपो रेट जो है वो 4.25% है, सपोज दैट मैं मानकर चलता हूं, और ये
5.25% हो जाए, तो यहां भी बैंक द्वारा प्रदान किया गया कि इनको महंगा मिलेगा, इनको इस रेट पर मिलेगा, तो बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण हो सकता है 10.25% हो जाए, 9.25 रहा हो पहले, तो बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण महंगा हो जाएगा। बिल्कुल वही वाली लाइन, कौन सी? बैंक रेट वाली। बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण महंगा हो जाएगा, और जब ऋण महंगा हो जाएगा तो मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल बैंक रेट वाला इफेक्ट यहां भी है कि क्योंकि ये भी एक इंटरेस्ट रेट है, अगर ये हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेंगे तो इनका भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, और इनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा मतलब लोन जो है उसका रेट महंगा हो गया, तो मुद्रा का जो करेंसी का फ्लो है वो कम हो जाएगा और करेंसी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि रेपो रेट और बैंक रेट दोनों में अंतर क्या है बेसिकली, ठीक है, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को अगर हम देखें तो यहां बैंक रेट दोनों इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, ये भी इंटरेस्ट रेट है, ये भी इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, कौन सा रेट है? जिस पर आरबीआई बैंक्स को क्या देता है? लोन देता है। सेम यहां भी, ठीक है, यही चीज यहां भी है। अब अंतर क्या है? इसमें विद सिक्योरिटी और इसमें विदाउट सिक्योरिटी। ठीक, यहां पर शॉर्ट टर्म लोन, यहां पर लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, तो यहां पर बस आपको दो चीजें समान है कि इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई उस इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है बैंक्स को, यहां भी वही है। अंतर क्या है? यहां विद सिक्योरिटी लोन मिलता है, जैसे सामान्य पब्लिक को लोन मिलता है, यहां विदाउट सिक्योरिटी लोन मिलता है बैंक रेट में, यानी कि बैंक के क्रेडिट पर लोन मिलता है, और यहां पर शॉर्ट टर्म लोन है और यहां पर लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, अब अगला रेट है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट पर कुछ बातें करते हैं हम लोग, और बहुत आसान सा ये भी है, कुछ टेक्निकल नहीं है यहां पर। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट पे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें बच्चों, तो देखिए यहां जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो जो है वो बैंक लोन देते हैं इसके तहत आरबीआई को, जस्ट उल्टा। आरबीआई डिसाइड करता है, आरबीआई द्वारा निश्चित वो रेट, वो इंटरेस्ट रेट जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई लोन लेता है, किससे? अदर बैंक से। अब जैसे वर्तमान में जो सरकार की परिस्थिति है, अगर सरकार को मार्केट से पैसा लेना है तो मार्केट से पैसा किसके द्वारा लेंगे? वो बैंक के द्वारा। तो बैंक से आरबीआई लोन मांगेगा, ठीक है, आरबीआई अदर बैंक से कहेगा, और क्योंकि बैंकों का पैसा अगर मार्केट में नहीं जा रहा है तो आरबीआई बोलेगा ठीक है, अभी सरकार को पैसे की जरूरत है, आप हमें लोन दे सकते हो। और ऐसा नहीं कि आरबीआई बैंकों का बैंक है तो वो बैंकों से बोलेगा 1000 करोड़ तुम दो, 500 करोड़ तुम दो, 200 करोड़ तुम दो, ऐसा नहीं बोल सकता वो। यहां पर ये बिजनेस है, ये ट्रांजिशन पैसों का, रुपयों का बिजनेस हो रहा है इंटरेस्ट रेट के रूप में।
तो ऐसा नहीं कि आपको फोर्सफुली ये कहा गया नहीं आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो है इसके तहत जो है वो सीधा सीधा कि आरबीआई ये कहता है जब हम आपको लोन देते हैं तो इंटरेस्ट रेट लेते हैं, ब्याज दर लेते हैं। तो इसका मतलब जब हम आपसे लोन लेंगे तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, आपको ब्याज हम देंगे। ठीक है, तो वो भी सिक्योर्ड लोन होता है एक प्रकार से बैंकों के लिए। सिक्योर्ड लोन है क्योंकि वो आरबीआई को लोन दे रहे हैं, उनका डूबने वाला पैसा नहीं है। मार्केट में तो पता नहीं कहां क्या डूब गया, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट फिर से क्या है? आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर अन्य बैंकों से लोन प्राप्त करता है, ये स्वयं लोन प्राप्त करता है, वो इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट 3.65% रिवर्स रेपो रेट है, यानी जब बैंक इनको लोन देता है तो 3.65% पर इनको लोन दे रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो सपोज दैट कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हो जाए, यानी इसमें वृद्धि का प्रभाव, अगर इसमें वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहला, अगर मान लो सपोज दैट ये हो गया 5.65%, सपोज दैट ये 4.65%, कुछ भी हो जाए, बढ़ जाए अगर ये, बैंक मार्केट में तो 9% पर लोन दे रहा है, 10% पर दे रहा है, लेकिन वो 9% 10% पर जिसको लोन दे रहा है वो सिक्योर लोन नहीं है। विजय माल्या, तमाम नीरव मोदी, तमाम ऐसे ऐसे डिफॉल्टर्स हैं, मुकुल चौकसी, ये तो बहुत एक दो गिनती के हैं। भारत में लोन डिफॉल्टर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। छोटे डिफॉल्टर्स, मीडियम डिफॉल्टर्स, ये जो कुछ नाम तो ये बड़े बड़े नाम से। तो अब मार्केट में जब बैंक लोन देता है, तमाम लोग लोन प्राप्त करते हैं, तो वो लोन डिफॉल्टर्स होते हैं। उन्होंने जो प्रॉपर्टी के पेपर लगाए वो पेपर सही नहीं है, बैंक कोई रिकवरी नहीं कर सकता, और पता लगा बैंक का पैसा मार्केट में वो 9% पर भी दिया तो डूब गया। लेकिन अगर उसने आरबीआई को अपना पैसा दिया तो वो पैसा डूबने वाला नहीं है रिजर्व बैंक को। तो हर बिजनेस करने वाला, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या संस्था, वो सिक्योर बिजनेस चाहती है, कम प्रॉफिट हो लेकिन सिक्योरिटी हो, ये हमेशा बिजनेस करने वाला चाहता है। तो सेम यहां बैंक के सामने आएगा कि अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, तो बैंक मार्केट की तुलना में किसको लोन देना चाहेगा? आरबीआई। तो बाजार में ऋण प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाजार में ऋण लोन का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोन देना ही नहीं चाहेगा। ये किस तरफ जाएगा? इधर। ठीक है, मुद्रा की तरलता या प्रवाह बाजार में कम हो जाएगी और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। ओके, रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर बैंक लोन देते हैं आरबीआई को, वो रेट अगर बढ़ा तो बैंक बाजार की तुलना में आरबीआई को लोन देना चाहेंगे। बाजार की तुलना में आरबीआई को लोन देंगे तो बाजार में ऋण का या लोन का प्रवाह कम हो जाएगा, मुद्रा की तरलता कम हो जाएगी और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये जो है एक बहुत बड़ा रीजन है। और अगर जस्ट इसका अपोजिट होगा, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा रहा है कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को सबसे कम रखा है। इसका मेन कारण भी यही है
कि बैंक कभी इसके लिए प्रोत्साहित ना हो कि वो बाजार को पैसा ना देकर इनको पैसा देना चाहे। तो इसलिए उसने हमेशा सबसे कम रेट जो रखा है वो किसका रखा है? रिवर्स रेपो रेट का। आप अगर सारे रेट्स देखिए तो सबसे कम रेट दिखेगा। उसका रीजन यही है कि वो खुद चाहता है कि मार्केट में करेंसी का फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसी स्थिति तो भाई अगर बन रही है कि आरबीआई को लेना पड़ रहा है, तो या तो गवर्नमेंट कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उससे प्रॉफिट कमाए, तब तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे को चलाने के लिए लेना पड़े तो ये तो सही नहीं है, तो खतरनाक स्थिति है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई इसका मतलब। ठीक है, तो अगर ये रेट 3% से 2% हो जाए तो उल्टा होगा। बैंक कहेगा इतना भी कम प्रॉफिट पे हम बिजनेस नहीं चला पाएंगे। बैंक फिर मुद्रा का प्रवाह किधर ज्यादा करेगा? रिस्क पे ही जाए, हमारा पैसा ज्यादा प्रॉफिट वाले एरिया में जाए, ये करेगा बैंक। मार्केट में, बाजार में ऋण प्रवाह बढ़ जाएगा, करेंसी फ्लो मार्केट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करेंसी फ्लो जब बढ़ गया, तरलता बढ़ गई, तो करेंसी की वैल्यू नीचे आए, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, तो बच्चों आपको ये जो टॉपिक मैंने आपको कवर कराया है अभी फिलहाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी के इस एस्पेक्ट को मैं हमेशा आपके लिए, क्योंकि ये कहता हूं कि यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एक काम करना है, एक होमवर्क करना है। CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसका एक टेबल वर्क आप करिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एक टेबल वर्क करना है। ठीक, बैंक रेट, सॉरी CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक, सबसे पहले सबसे ऊपर आप लिखिएगा वर्तमान दर, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताई है। ठीक है, 3% जितना परसेंट है तो वो आप उसको यहां पर लिखेंगे। ये रेट हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपका एग्जाम हो तो आपको और कुछ आपको यहां पर चेंज नहीं करना है। जो आप आगे लिखेंगे उसको कुछ भी चेंज नहीं करना होगा, लेकिन आपको जो सबसे ऊपर लिखा होगा वो हमेशा आपका चेंज होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि CRR जो है वो वर्तमान में जैसे 3% है, लेकिन जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त में आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, या फिर सितंबर में कोई एग्जाम देने जाओगे, या फिर आप जो है अक्टूबर में कोई एग्जाम देने जाओगे, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले आप एक बार ये रिवाइज कर लो। ठीक, तो उसमें आपको हो सकता है व्हाइटनर लगा के आपको कुछ परसेंटेज इधर उधर करना पड़े। ठीक, तो वो 4.25% से 4.5 हो गया, 4.5 से 4.25 हो गया, तो ये हमेशा आपका चेंज होगा और ये तिमाही आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, और अगर सेम है जो बताया गया है तो फिर कोई बात नहीं है। ये आप जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये आपको अपडेट करना है। ठीक, अब इसके बाद फिर जो इसमें तुलना करनी है, वो क्या तुलना करनी है? ठीक है, तो वो तुलना ये करनी है कि CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट संक्षिप्त शब्दों में क्या है। ठीक है, व्हाट इज CRR? RBI द्वारा निश्चित वह अनुपात, अब आपका ये टेबल नीचे जाएगा, जिस अनुपात को अन्य बैंक किसके पास आरक्षित रखते हैं? किसके पास आरक्षित रखते हैं? RBI के पास। किसके पास आरक्षित रखते हैं? अपने पास। कौन सा इंटरेस्ट रेट? जिस रेट पर RBI अन्य बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। विद सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म लोन इंटरेस्ट रेट है, विद सिक्योरिटी। हाँ, यहां मैंने एक चीज और, रेपो रेट जहां भी आएगा विद सिक्योरिटी, मतलब RBI को सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी तब वो
लोन उनको मिलेगा अन्य बैंकों से। ऐसा नहीं कि आरबीआई बोलेगा तो हमें लोन दो तो वो दे देंगे, आरबीआई से वो भी सिक्योरिटी मांगेंगे। ठीक, तो विद सिक्योरिटी यहां भी लोन कौन लेगा? आरबीआई। कौन देगा? बैंक देते हैं। उल्टा हो गया। ठीक, फिर क्या? यहां पर आपने ये लिख दिया बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्या है, तुलना कर ली। फिर वृद्धि का प्रभाव, वृद्धि का प्रभाव। उसके बाद कमी का प्रभाव। अब यहां जो वृद्धि का प्रभाव है और कमी का प्रभाव है वो सिर्फ करेंसी फ्लो, करेंसी वैल्यू से रिलेटेड लिखिएगा। बाकी चीजें आपको लिखने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वृद्धि का प्रवाह, अब यहां पर अगर हम देखें मुद्रा प्रवाह या तरलता, करेंसी फ्लो, यहां पर मुद्रा मूल्य। ठीक, ये आपने वृद्धि के प्रवाह में ये पॉइंट आउट कर लिया। अब मुद्रा का प्रवाह वृद्धि होगी, ठीक है, सीआरआर की वृद्धि होगी तो मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाएगा? मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा, और कम होगा ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस तरह से आप जो है बैंक रेट, अब किसी में भी आप देख लो, बैंक रेट में अगर बैंक रेट कम बढ़ गया तो बैंक रेट बढ़ने पर जो करेंसी का फ्लो है वो कम हो जाएगा। यह करेंसी फ्लो बता रहा है, करेंसी वैल्यू। ठीक है, इसी में आपने 2 ब्लॉक बना लिए और इसके तहत आप इसी में भी ब्लॉक बना लोगे और इससे आप ये कम होगा ज्यादा, एरो की जगह आप लिख भी सकते हो, आप उसको हिंदी या इंग्लिश में जैसे चाहो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, ये टेबल वर्क आपको अपने आप से करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इसको याद करके पहले जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको आपको समझना है बच्चों, और उसके बाद फिर ये टेबल वर्क आप अपने आप से बिना कुछ देखे आपको ये टेबल वर्क करना है। अगर आपने बिना कुछ देखे आपने समझ के आधार पर ये टेबल वर्क कर लिया तो बच्चों फिर यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो चाहे वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो, कभी वो गलत नहीं होगा, बस आप अगर इसको समझ कर करते हैं। ठीक है, आज मैंने सोचा था कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम के और एस्पेक्ट पर मैं चलूँगा, लेकिन अभी समय जो है वो काफ़ी हो गया है, और क्योंकि आज हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्कआउट करना है तो इसलिए मैं अभी इसको आगे नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जो है वो अगले लेक्चर में मैं इसके जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं उन पर मैं आपको लेकर चलूँगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम? तो इम्पोर्टेंट काम बच्चों ये है कि आप सबको, हमारे दिशा परिवार के सभी कैंडिडेट्स को ये पता होगा कि कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी लोअर सबऑर्डिनेट कमीशन जो है उसने लोअर सबऑर्डिनेट की जो 672 वैकेंसी थी उसका जो प्रीलिम्स था 2019 का, उसका रिजल्ट जारी किया, और उस परिणाम में दिशा परिवार ने एक ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। इसको पीसीएस एलाइड की वैकेंसी भी कहा जाता है। पहले ये लोक सेवा आयोग से एग्जाम होता था और पीसीएस के साथ इसका एग्जाम होता था। इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू जैसी प्रोसेस होती थी, और डिस्क्रिप्टिव और तमाम पूरी प्रक्रिया वैसे ही होती थी। तो ये इस बार इस ग्रुप में शामिल सभी बच्चे बहुत लकी हैं जो इसका मेंस देने जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर बड़ी पोस्ट के हकदार बनेंगे। तो उसी के क्रम में जो है जो हमारे दिशा परिवार के अभी तक जो कंफर्मेशन हुआ है, आपको अच्छा लगेगा, कल रात में 75 था और अभी तक कंफर्म हो गया है 84 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। तो 84 के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपकी क्लास से ये तालियां बजनी चाहिए। ठीक है, हमारे दिशा परिवार के बच्चे ये अच्छी तरह जानते हैं कि क्लैपिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ, कई बार वो मतलब से याद आया कि कुछ कैंडिडेट्स जो है वो जो YouTube पे वीडियो देखते हैं तो उसमें एक सिंबल होता है लाइक का, ऐसे। ठीक है, तो एकाध मेरे ख्याल से एकाध नहीं 2-4 ऐसे गधे हैं जिनका लाइक, उनका अंगूठा शायद उल्टा है, वो ऐसे हो जाता है, तो वो अंगूठा समझ नहीं पाते वो।
टेंशन बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं सर पता नहीं कौन ऐसे अंगूठा किया हुआ है। हम कहते टेंशन ना लो बेटा, उसको पता ही नहीं है कि ऐसे करना है कि ऐसे करना है। वो गधे टाइप के हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। या तो कुछ कुत्ते टाइप के हैं, कुछ कुत्ते टाइप के हैं, गधे हैं, सुअर भी कह दो तो चलेगा, कि उनको बस ये रखता है कि आया वीडियो बस इसको हम नीचे वाला दबा दें। हैं वो कुत्ते हैं, देसी भाषा में कहें, औधी भाषा में कुकुर हैं, कुकुर। हाँ, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ऐसे कुकुर 2-4 कुकुर ही तो हैं, तो 2-4 कुकुर ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुकुर आते हैं निकल जाते हैं, उनको कचर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम टेंशन ना लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सफलता अर्जित करने वाले बच्चे हमारे ग्रुप में हैं, तो हमें ऐसे कुत्तों की टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मुझे आश्चर्य तब लगा जब कल मैंने रात में जो है सिलेक्शन वाला वीडियो अपलोड किया। अब तो फैजाबाद जैसी जगह पे 75 से ज्यादा सिलेक्शंस जो है और एक साथ उनकी लिस्ट जारी की गई, उसमें प्री और मेंस के बारे में बताया गया। उसमें भी कोई कुकुर जो है, मतलब कुत्ता, वो नीचे वाला अंगूठा दबाए रहा। अब बताओ, तो ऐसन दबाए हो तो इसका मतलब कुत्ते तो समझा जाएगा, या तो फिर वो एकदम गधा ही होगा जिसको अकले नहीं है कि ऊपर वाला कि नीचे वाला है, या तो अंधा होगा वो, ठीक है भाई, ऐसे होंगे। या तो वो दबा रहा तो हो जाएगा भविष्य में, भविष्य में हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा। कई बार जो है वो कहते हैं कि किसी के जुबान पे सरस्वती होती है, तो ऐसा ना करा करो। हाँ, अगर कोई शिकायत है तो हमसे आके बात करो बेटा, ऐसे अंगूठा ऊपर नीचे करने से काम नहीं चलेगा। ऊपर नहीं कर पाते तो कुछ ना करो, और नहीं तो ऊपर करो, पता है हमको, ठीक है। बहुत सारे उत्साहित हुए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो उसी 84 कैंडिडेट्स का हम आज एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम उनको मेंस के मिशन की तरफ लेकर चलेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ही रखा गया है मिशन UPL, यानी लोअर एस यानी सबॉर्डिनेट 2019 यूपी मिशन। सो जो मिशन UPL यानी लोअर एस 2019, तो यूपी का ये मिशन जो है, जिसमें हमारा टारगेट है कि 672 में 72 पोस्ट हमारे दिशा परिवार को मिले, इस टारगेट को लेकर हमें आज काम करना है। और इसलिए मैं ये लेक्चर थोड़ा पहले आपका कंक्लूड कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग इकोनॉमी के अगले लेक्चर में आपको बहुत सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। बिल्कुल नए तरीके का लेक्चर आपके सामने आने वाला है, जिसमें अभी तक की बहुत सारी बैंकिंग सिस्टम में चीजें जो अपडेट हुई हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।